Hello everyone and welcome back to TGT Medical Commission series। इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं 2015 से 2025 तक उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं और स्पेसिफिकली फ़िलहाल हम केमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने अभी तक अराउंड आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस किए और सभी में अलग अलग टॉपिक्स थे, है ना। और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। आई होप आपको कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत डिटेल में डेप्थ्स में घुस के हमने स्टडी किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, कार्बन इज इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन। कार्बन जो है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें से किस में होता है, ठीक है। सबसे पहला है आपका CH4, दूसरा है CCl4, तीसरा CF4 या CO2। अब दो टर्म्स होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप सिंपली बोलो तो चार्ज कितना आएगा, अगर जितने भी इसके अगर जो भी लगे हैं एटम सेंट्रल मेटल के साथ या सेंट्रल एटम के साथ जितने अदर पेरिफेरी पे कोई एटम लगा है उनको निकाल दिया जाए या फिर उनके अलावा उनके पास कितना चार्ज रहेगा। मतलब जैसे अगर आपके पास कार्बन है तो अगर इसके चारों हाइड्रोजन्स हटा दिए जाए, है ना, यानी कि बॉन्डिंग से इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, दैट इज व्हाट वी मीन, है ना। वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, ये याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कुछ नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि कितने दूसरे एटम्स के साथ मिलकर ये एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन रहा है। तो 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें कार्बन का, समझ रहे हो, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते कैसे हैं? सिंपली अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि चार्ज कितना आएगा, वो कैसे स्टडी करते हैं हम, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, हमें इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कि लोएस्ट किस में है। तो पहले CH4 लेते हैं। CH4 का नाम क्या है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीथेन, है ना। तो इसको अगर हम X मान लेते हैं और दूसरे को हमने मान लिया, माना नहीं, हाइड्रोजन का हमें पता होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, है ना, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है? हाइड्रोजन की टेंडेंसी है टू लूज या फिर टू मतलब गेन बहुत रेयर केसेस में करता है। ये मेटल्स के साथ रखा होता है हमने, तो ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे होता है ना, हाइड्रोजन यहाँ है, फिर हीलियम इस साइड होता है, फिर यहाँ लिथियम है, बेरिलियम है, इस तरीके से बोरोन, कार्बन, इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूजुअली हमारे ये मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। इनकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन तो ये यूजुअली बन जाते हैं किसके जैसे? नोबल गैस के जैसे। अब हाइड्रोजन जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो हीलियम जैसा बन जाएगा, समझ रहे हो। पहला एलिमेंट ही कौन है हमारे पीरियोडिक टेबल का? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों की तरह एक्ट करता है, नॉन मेटल की तरह। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फिर ये बन जाएगा आपके पास नोबल गैस की तरह, ठीक है। 2 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर और ये हीलियम के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पालेगा, स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। बट ये यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है और ये कोशिश करता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, है ना। बट मतलब लूज भी नहीं करता, यूजुअली जो इस जगह पे है ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे विश्वास रखता है ये ज़्यादा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके शेल में आ सकते हैं। देखो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, है ना। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लिखते हैं 288 इस तरीके से। जो पहला वाला शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हाइड्रोजन अनोनिमसली क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये यूजुअली रेडिली H पॉजिटिव बनने की इच्छा रखता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम चार्ज लेते हैं ना तो हम 1 पॉजिटिव का चार्ज मानते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हम 1 पॉजिटिव लेकर चलते हैं, है ना, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। बट अगर ये नोबल गैस बनना चाहे तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हीलियम के जैसा बन जाएगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, राइट। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैस है, स्टेबल है ना, इसके पास कंप्लीट शेल है, ठीक है। अगर यहाँ दूसरा होता तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, बट हीलियम है, हीलियम के पास एक ही शेल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन की जगह है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्टेबल है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन को हीलियम बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो उस केस में ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट इसकी टेंडेंसी क्या है?
टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको मेटल्स के साथ रखा गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करेगा। ठीक है, तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं +1 के फॉर्म मिलेंगे। तो अगर हमने एक हाइड्रोजन का +1 बोला तो 4 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, तो ये, और टोटल हम चार्ज देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। टोटल चार्ज क्या है, CH4 के ऊपर कोई साइन नहीं था, 0 है, देखो है ना, न्यूट्रल है यानी कि। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि X प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4, एक हाइड्रोजन का क्या है +1, 4 इंटू +1 इज इक्वल टू न्यूट्रल चार्ज 0, है ना। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। समझ में आया ये कहाँ से आया, है ना, -4 आ गया इस पे। ठीक है, अब हम और निकालते हैं CCl4। ठीक है, CCl4 में देखो क्लोरीन कहाँ का एलिमेंट है भाई, किस वाले ग्रुप का एलिमेंट है क्लोरीन, बता दो मुझे। इसको फिर से हम X ले लेंगे। क्लोरीन आता है आपका यहाँ, है ना। ठीक है, सॉरी नॉट हियर, यहाँ तो फ्लोरीन आएगा, है ना, फिर आएगा यहाँ क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आर्गन के जैसा बन जाएगा। तो इसके पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो एक क्लोरीन का हम क्या लेंगे -1। तो यहाँ पे टोटल देखो चार्ज फिर से न्यूट्रल है, तो X ले लिया हमने कार्बन का, प्लस 4 क्लोरीन है और हर एक क्लोरीन को हम ले रहे हैं -1 इज इक्वल टू 0। तो X प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा या -4 इंटू -1, -4, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4, है ना। समझ में आया, है ना। तो इसकी हो गई -4, इसकी हो गई +4, लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, क्योंकि हम लिखेंगे अभी यहाँ। चलो, तो CH4 CCl4 हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं CF4। ठीक है, तो CF4 में कार्बन है, 4 फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये कार्बन को हमने X ले लिया, फ्लोरीन क्या है, हमारा हेलोजन का मेंबर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नियॉन बन जाएगा, दैट इज वाई हम इसको -1 ले लेते हैं। समझ आया, ये -1 + 1 कहाँ से आ रहा है ना। तो X और टोटल न्यूट्रल है ये भी, तो कार्बन का X लिया, X प्लस 4 है फ्लोरीन के, हर एक फ्लोरीन पे -1। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, तो X - 4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4। समझ रहे हो, ये आ गया यहां से। CO2 देखो, CO2 में क्या होगा, कार्बन को आपने X लिया, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज लेते हैं, देखो ऑक्सीजन आपका यहां होता है ना। ठीक है, ऑक्सीजन को नियॉन बनने के लिए कितना चाहिए, ये 8 है एटॉमिक नंबर, ये 10 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 8 है, 10 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसका हम लेते हैं -2। समझ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी है। नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए हम इसको -2 बना रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन का लिया प्लस, 2 ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन का क्या है -2 है, टोटल चार्ज कितना है 0, तो x 2 इंटू -2 -4 आ जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, तो यहाँ पे +4 आ गई। समझ गए, तो अब लोएस्ट पूछा है, ये मत भूलना, है ना। टर्म्स आप कई बार क्वेश्चन का आंसर सही निकाल रहे होते हो बट फिर मार्क गलत कर देते हो। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है, तो लोएस्ट कौन सी है, नेगेटिव वाली CH4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CH4 यानी मीथेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बता दिया आपको, -4 आ जाएगी और बाकी सबकी क्या है +4 है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये सब क्लियर हो गया आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देखो। यस, द नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 इज, अब ये पूछ रहा है आपसे नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2। इसके लिए हमें पहले नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए, फिर इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। 30 वॉल्यूम का मतलब क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या कहा, हमें कंसंट्रेशन टर्म्स, देखो जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, आपको पता है सॉल्यूट
जो है वो सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करता है और सॉल्यूशन बन जाता है ना। सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। कई बार आप बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता होना चाहिए क्या है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कभी कि इनमें से सॉल्यूट क्या है या इनमें से सॉल्वेंट क्या है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट आपको सॉल्व करने के लिए आ सकता है ऐसा जिसमें आपको बताना पड़े कि सॉल्यूट ये है या सॉल्वेंट ये है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है सॉल्यूट हमेशा क्या होगा, लेसर क्वांटिटी में। सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होगा, ठीक है, समझ गए। सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी में। 1 चम्मच चीनी जो है एक पूरे गिलास पानी में घुल रही है, तो दैट मीन्स वो क्या है, चीनी उसमें सॉल्यूट होगी, ठीक है। तो सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट। अब कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, यही तो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, यही हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है। हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, है ना। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है, यही मतलब है कि डाइल्यूट में क्या होगा, सॉल्यूट बहुत कम है। आधा चम्मच चीनी एक बड़े गिलास के पानी में घुली हुई है, तो दैट इज डाइल्यूट, क्योंकि उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है ना। सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है, दैट इज डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में क्या होगा, आपने 5 चम्मच चीनी डाली है 1 गिलास पानी में ही, तो वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। ये सब किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन, सॉल्यूट पे, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है। कम सॉल्यूट डिसॉल्व है ज़्यादा सॉल्वेंट में, डाइल्यूट हो गया। ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है उतने ही सॉल्वेंट में, वो कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म्स हमें कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। अब कंसंट्रेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जो हम टर्म्स पढ़ते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं। हम किस तरीके से कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मोलैरिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। दूसरा आ जाता है हमारे पास मोलैलिटी, है ना, और मोलैलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, मोलैलिटी स्मॉल m, ठीक है। फिर आ जाता है नॉर्मैलिटी, इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। फिर है आपके पास मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये एक नया टॉपिक है, देखो, है ना। बट ये कहीं ना कहीं जो मोल कंसेप्ट है हमारा, उसके साथ इसको रिलेट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, आई होप सभी को याद हो, है ना, ठीक है। और ऐसे भी हमने ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो एक कोर्स बना के स्पेसिफिकली अपनी एप्लीकेशन पे रख रखे हैं, ठीक है। आप उस एप्लीकेशन को जाकर इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है HP एग्जाम अफेयर्स, मैं आपको लिख के बता दूं यहाँ कहीं, ठीक है। HP एग्जाम अफेयर्स इस नाम से एप्लीकेशन है, उसको आपने इंस्टॉल करना है जाकर प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे विद डिटेल्ड टॉपिक्स, ठीक है। वहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ा है, ओके। और अगर आपको कुछ और लाइव कोर्सेज के बारे में या कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप एक नंबर है उसको आप नोट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ, 7018186561, ठीक है। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर करवा रखी हैं, बहुत डिटेल्ड फॉर्म में हमने सारी क्लासेस, सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, ठीक है। और लाइव कोर्सेज के बारे में आपको इंक्वायर करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात होगी हमारी कि आपको कोर्सेज कहाँ से ज्वाइन करने हैं। एनीवेज, लेट्स कम बैक। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलती हूँ, जब आपको रिएक्शन पढ़नी आ जाए और आपको कंसंट्रेशंस लिखनी आ जाए तो आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट, कैसे मोलैरिटी काम करती है, कैसे नॉर्मैलिटी काम करती है। और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कंसंट्रेशन बताने के तरीके हैं, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, बस दैट्स इट, वही तक बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, आपने ध्यान रखना है, मोलैरिटी का मतलब क्या होगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ, नॉट पर लीटर, सॉरी, डिसॉल्व्ड इन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में ले रहे हैं हम, लीटर्स में,
ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 होता है मैम और कहीं पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 नहीं होता है। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर्स में ले रहे हो तो फिर आपको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने ml ले लिया तो वहां पे आपको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, क्लियर। अगर ml लिखोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना। और मोलैलिटी थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बस क्या डिफरेंस है, मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम रहेगा, बट नीचे क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर सेम रहेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा, मास ऑफ, वो भी किसका, सॉल्वेंट। ठीक है, और ये किलोग्राम्स में लेंगे। जब तक किलोग्राम्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही आप इसको ग्राम्स में ले लोगे मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे जो सिमिलरली हमने मोलैरिटी में किया था वही हम मोलैलिटी में करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, नीट वालों का बड़ा फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, बहुत पसंदीदा एक टाइम पे, कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज करना बेटर है हमारे लिए। तो हमारे लिए इन दोनों में से जो कंसंट्रेशन टर्म बेटर है दैट इज मोलैलिटी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली ये चीज़ कर रहे होते हैं, कुछ सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, और अगर हम मोलैरिटी उसके लिए लेंगे तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो सेम तो रहता नहीं है। आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकता है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वहाँ पे टेम्परेचर कुछ अलग है, जो जिस साइंटिस्ट ने किया है स्टैंडर्ड वैल्यू जहाँ से ले रहे हो उन्होंने किसी अलग एनवायरमेंट में किया था, तो हल्का फुल्का अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ तो फिर आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। आपको पता है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। गैसेस का वॉल्यूम आपने देखा, जैसे जैसे हीट करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना। जैसे जैसे ठंडा करेंगे, कंप्रेस करेंगे, वैसे वैसे वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है। तो हल्का फुल्का टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन मींस वॉल्यूम में चेंज, उसका मतलब हमारी कंसंट्रेशन टर्म चेंज हो जाएगी, विच इज व्हाई वी प्रेफर मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं स्मॉल m वाली, क्योंकि मास पे चेंज नहीं आता है। आप टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो, मास उतना का उतना रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में चेंज नहीं आएगा। आपके पास अगर सपोज करो कि 5 लीटर की गैस थी किसी कंटेनर में, आपने हीट किया तो 5 लीटर की ही रहेगी, वो कहीं बढ़ नहीं जाएगी, कम नहीं हो जाएगी, सिर्फ वॉल्यूम उसका बढ़ेगा घटेगा, मास उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वी प्रेफर मोलैलिटी, है ना। अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की, जो आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है ना, दैट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मोलैरिटी की तरह होगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं, है ना। मोलैरिटी और मोलैलिटी आपको आई होप क्लियर हो गया हो। अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि क्या करते हैं आजकल एग्जामिनर्स, बच्चे मोलैरिटी और मोलैलिटी अच्छे से पढ़कर जा रहे हैं, कुछ टाइम से नॉर्मेलिटी भूल चुके हैं, है ना। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ही आएगा हमेशा ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नीचे बिल्कुल मोलैरिटी की तरह है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही ले रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर्स में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे हम जो मास लेते हैं दैट विल बी योर गिवन मास। अब देखो, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखा, पीछे भी दोनों जगह यूज हुआ था, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं, उसी से आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट निकालना भी आ जाएगा। तो जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स देगा। वो जो दोनों मोलैलिटी दोनों के केस में हम सोल्यूट का मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, बट हम यहाँ पे जब निकाल रहे हैं इसमें हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्या होगा आपका, गिवन मास सेम रहेगा, ठीक है, और नीचे आएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है,
इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है आपने, बस आपने जो मोलर मास लिया है उसको आपने डिवाइड कर देना है n फैक्टर से। अब ये n फैक्टर क्या चीज़ है मैं बताती हूँ, अभी इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो n फैक्टर क्या चीज़ है? अब हमने कहा कि यहाँ पे नॉर्मेलिटी के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट कुछ भी नहीं है, बस क्या है? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या बला है? देखो n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर को हम, अगर आपके पास कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लेते हैं, बेस है तो उसकी एसिडिटी लेते हैं। एसिडिटी और बेसिसिटी से कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर एसिड है तो वो क्या करता है? H पॉजिटिव रिलीज करता है। कितने H पॉजिटिव दे रहा है वो आपका n फैक्टर हो गया। यहाँ पे जो कितने H पॉजिटिव दे रहा है, 1 दे पा रहा है, 2 दे रहा है, तो वो n फैक्टर हो गया। दिस इज योर n फैक्टर, ठीक है। अगर बेस है तो वो OH देता है, तो कितने OH नेगेटिव दे रहा है, दैट इज योर n फैक्टर। समझ रहे हो? कितने OH दे रहा है, दैट इज योर n फैक्टर फॉर बेसिस। अब कई जगह पे क्या होता है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हो, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाती है, कई जगह पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कई जगह पे कुछ जो आपके एजेंट्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, चलो उसको छोड़ो, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही बता लो मुझे। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे आप, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है ना, इसे इरेज कर दूँ? ये सब इरेज कर देते हैं, ये तो समझ आ गया आपको, है ना। चलिए, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इसे भी इरेज करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा और रिडक्शन का मतलब क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद कैसे रखना है? उल्टा। रिडक्शन मतलब रिड्यूस, है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह, रिडक्शन की जगह यहाँ पे क्या जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन अपने मतलब का उल्टा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो बन जाएगा आपका n फैक्टर। समझ गए? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले रहा है तो वो आपका n फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ये आपको पता चल गया। तो अब हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा? अगर हम इसको पूरा फॉर्मूले में डालें, ऐसे अलग अलग जगह फॉर्मूला लिखने से बेटर है इस पूरे को यहीं डाल दो। तो क्या हो जाएगा ये बताओ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ऊपर तो गिवन मास है ही, है ना। गिवन मास को हम W से लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन मास को हम स्मॉल w से लिख लेते हैं, मोलर मास को हम कैपिटल M से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। जब ये डिवीजन में है तो n ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? W अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। समझ रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया? ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जैसा ही है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जैसा ही है ना। और ये तो सिर्फ आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकला। अब नॉर्मेलिटी क्या था? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकालो। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह ये लिख लो। मैं आपको समझा रही हूँ कि जो हम अभी फॉर्मूला लिखने वाले ना, एक शॉर्टकट फॉर्मूला मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को रिलेट करने का, वो कैसे है। नीचे क्या था हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब अगर आप याद करोगे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था? ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसको छोड़ो, इसको अभी के लिए इसको निकालो बाहर, सिर्फ इतना याद रखो। अभी सिर्फ इसको देखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या ये चीज वही शो कर रही है फॉर्मूला? यस। तो इसके लिए हम, इसकी वजह से हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह मोलैरिटी लिख लो मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। समझ में आया?
कहाँ से हमने मोलैरिटी निकाली और कैसे हमने मोलैरिटी को और नॉर्मेलिटी को रिलेट किया, ये वाली इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, और उसी का काम यहाँ पे बहुत अच्छे से आएगा इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे याद हो गए फॉर्मूले। अब एक फॉर्मूला बचा है, वो आप लोग करके आओगे, बहुत ईजी है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप वो पढ़ लोगे, ठीक है, पढ़ के आओगे। अगर कोई दिक्कत रहती है तो मुझे बताना, अदरवाइज मोल फ्रैक्शन बहुत ईजी है, ये आप लोग खुद पढ़ लोगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मेलिटी पता चल गया क्या होता है, कैसे मोलैरिटी होती, मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को कैसे हमने रिलेट किया, वो सब पता चल गया। अब क्वेश्चन का सेंटेंस है 30 वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं ना 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 30 वॉल्यूम है, उसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आपका 1 लीटर ऑफ H2O2 है, 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है, 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूसेस 30 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसको सिंक इन होने दो, इसको थोड़ा देर ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा, 30 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है 30 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसेस 30 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन होती है उस पे ये है। आपको यहाँ पे इस पे डिटेल में नहीं जाना कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में मैम रूम टेम्परेचर लेंगे, वो कितना लेंगे, इस तरीके से डोंट गो इनटू डिटेल्स अबाउट दैट, बट इसी पे फोकस करो बस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नॉर्मेलिटी निकालनी है आपको इस चीज़ की। तो हम यहाँ से कैसे नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, हम पहले 30 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास आया है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इसके निकाले, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हम जितने नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए यूज हो जाएंगे, जो इस 30 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, उतने मोल्स के लिए कितने मोल्स ऑफ H2O2 यूज होते हैं। फिर इनके जब नंबर ऑफ मोल्स मिल गया H2O2 का, तो इसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे और फिर वहां से नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। तो समझ में आया क्या करेंगे, पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स से हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, यहाँ से हमें कंसंट्रेशन टर्म मिलेगी, क्योंकि आंसर आपका कंसंट्रेशन टर्म्स में है। तो मोलैरिटी निकालना इजी है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स से मोलैरिटी निकाल लेंगे और फिर वहां से हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, जब हम 30 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको मोल कंसेप्ट बताया, मैंने कहा इसको हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है ना। तो आपको मोल कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमें पता है 1 मोल को अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करें तो 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर्स, यही लिखवाया था मैंने पिछले कल, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर्स ऑफ किसी भी गैस का, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आ गई है बस, है ना, किसी भी गैस का 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हो, 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो अब 30 लीटर्स के में कितने मोल्स होंगे भाई, तो सिंपल सा मैथ्स है। तो 30 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ज़्यादा, डायरेक्ट निकालेंगे। 1.3 समथिंग आएगा ये, है ना, ठीक है, 1.33 मोल्स यहाँ तक लिख लो, ठीक है। तो 30 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन में आपका 1.33 मोल्स हैं, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने कहा था कि यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हम पता करेंगे अब रिलेट करके H2O2 के मोल्स, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको H2O2 से ऑक्सीजन कैसे निकलती है उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। H2O2 जब हम H2O2 का से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास बीच में वाटर भी रिलीज होता है और ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक है। वाटर भी निकलेगा और ऑक्सीजन भी निकलेगी। और हम एक चीज़ देखते हैं, अब यहाँ पे जब बैलेंस भी करना है, हमेशा ऐसे ही नहीं लग जाना है रिएक्शन लिखने, पहले बैलेंसिंग करो, ठीक है। तो जब बैलेंसिंग की तो हमें पता चला कि ठीक है, यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 2H2O2 है और हो गया, है ना, 2 2 4 2 and 2 4, ठीक है।
अब जाके आप इनके मोल्स लिखो। रिएक्शन से पता चल रहा है कि जब 2 मोल्स लेते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो हमारे पास 2 मोल्स निकलते हैं पानी के और 1 मोल निकलता है ऑक्सीजन का। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन पढ़ना सीखो, है ना। जब हम 2 मोल्स ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो 2 मोल्स निकल रहे हैं पानी के और 1 मोल निकल रहा है ऑक्सीजन का। हमें पता है कि 30 लीटर ऑक्सीजन का 1.33 मोल्स है, ठीक है। और हम यहां से रिलेट कर रहे हैं कि एक मोल ऑक्सीजन निकालने के लिए 2 मोल H2O2 यूज हो रहा है, ठीक है। फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वी नीड, रिएक्शन पढ़ना सीखो, है ना, वी नीड 2 मोल्स ऑफ H2O2। कुछ रिलेशन दिख रहा है, डबल वाला रिलेशन दिख रहा है ना। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 1.33 मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, 1.33 मोल्स के लिए देख लो अब 1.33, देयरफॉर फॉर 1.3, सिंपल मैथ्स लगा रही हूँ, रिएक्शन को पढ़ना आना चाहिए बस, है ना। फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें ज़रूरत है 2 मोल्स ऑफ H2O2 की, रिएक्शन से पता चल रहा है। इसलिए 1.33 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हमने निकाले हैं कि भाई 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है, 1.33 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर, तो इतने मोल्स के लिए कितना H2O2 लगेगा। तो 1.33 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए वी नीड कितना, 2 मोल्स है, डिवाइडेड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, 1 मोल में 2 हैं, तो 1.33 में क्या होगा, 2 × 1.33 मोल्स ऑफ H2O2, है ना। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा, 2.66 मोल्स ऑफ H2O2। समझ गए? इसका मतलब 30 लीटर ही है ना। 1 लीटर ऑफ H2O2 में 30 लीटर हमारे पास ऑक्सीजन बन रही थी। हमने 30 लीटर को पहले मोल्स में कन्वर्ट किया। जब 1 मोल की रिएक्शन देखी तो 1 मोल से 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो 1.33 हमारे पास पहले से निकला था। तो अब बताओ कि 1.33 मोल्स के लिए हमें कितनी H2O2 चाहिए, तो 2 × 1.33 दैट इज 2.66 मोल्स ऑफ H2O2। ये समझ में आया? अब हम यहाँ से, मैंने कहा था जैसे हमें H2O2 के मोल्स मिल जाएंगे, हम इसको मोलैरिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इरेज कर देती हूँ, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, अब H2O2 की बात कर रहे हैं हम, ये H2O2 की मोलैरिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितने हैं हमारे पास, कितने निकाले हमने, 2.66 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वो कितना है, हमने क्या बोला था यहाँ पे, 1 लीटर ऑफ H2O2, है ना, 1 लीटर यूज किया था, तो मतलब हम 1 लीटर लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी मोलैरिटी आपकी, ये हो जाएगी 2.66 मोल्स, सॉरी मोलैरिटी, है ना। तो मोलैरिटी की कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमने H2O2 की वैल्यू निकाली, दैट इज 2.66, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है नॉर्मेलिटी की, क्योंकि हमारे पास आंसर नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दिया है। तो नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अब n फैक्टर पता होना जरूरी है। अब n फैक्टर क्या होता है, मोलैरिटी हमारे पास है 2.66, n फैक्टर क्या होगा, देखो H2O2 जो है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, ठीक है। कैसे एक्ट करेगा, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि ये क्या करेगा, दूसरे को आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। एक H2O2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पर मॉलिक्यूल के हिसाब से। तो अब n फैक्टर कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया, तो कर दो इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 5.32 नॉर्मल, है ना। तो 5.33, हाँ इसके अराउंड, क्योंकि हमने अप्रॉक्स वैल्यूज ली हैं, ठीक है। तो 5.336 ये पॉइंट है ना। आ गया हमारे पास आंसर नंबर बी। समझ में आया? पूरा कंसंट्रेशन का कंसेप्ट हमने एक क्वेश्चन के थ्रू किया, है ना, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी आई इसकी, 5.336 नॉर्मल,
क्लियर है? ये आपका आंसर है इधर, है ना, 5.336 नॉर्मेलिटी हमने निकाल ली। बस आपको पढ़ना आना चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अदरवाइज 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 हम कहीं पढ़ाते नहीं है एग्जैक्टली, है ना, कि 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब ये है, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज। अभी मैंने जस्ट आपको पीछे कराया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। हमारे पास जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ठीक है। कौन कौन से हैं? बेरियम, रुबिडियम, सोडियम, सीजियम। अच्छा, ये पूरा एस ब्लॉक है ना। ये ठीक है। तो होता क्या है, मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी से बता दूंगी। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा नोबल गैस के बराबर। सारे के सारे इस 18th ग्रुप की तरह नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अभी रिसेंटली मैंने देखा है। आपने बोलना है, बताना है मुझे, कैल्कोजन फैमिली, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, कैल्कोजन फैमिली किस वाले ग्रुप को बोला जाता है। हैलोजन हमें पता है, कैल्कोजन फैमिली के बारे में बताओगे, ठीक है, ओके। कौन सी वाली ग्रुप को हम कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं आपके नोबल गैसेस, सारे के सारे बाकी एलिमेंट्स इनकी तरह बनना चाहते हैं। अब उसी से हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन है, अब एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, जब तक उसके ऊपर चार्ज नहीं है। अगर आपके पास न्यूट्रल स्पीसी है, उसका एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, और वो दोनों किसके बराबर होंगे? वो दोनों एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। अगर आपके पास न्यूट्रल स्पीसी है, सपोज करो आपके पास है लिथियम, लिथियम है बिल्कुल न्यूट्रल स्पीसी, इसका एटॉमिक नंबर इज 3, है ना। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, सॉरी ऊपर नहीं लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर को, कहाँ लिखते हो मैं, है ना, नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर को। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं, आपकी मैम बेसिक ही नहीं भूल गई है ना। लिथियम 3, ठीक है। तो 3 अगर एटॉमिक नंबर है, उसका मतलब होता है कि जो इसके प्रोटॉन्स हैं वो भी 3 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, क्योंकि न्यूट्रल है। चार्ज होगा तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन में एक ऐड हो जाएगा, एक नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स में से एक कम हो जाएगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है, राइट, ठीक है। तो इसको मैंने पिछले कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, कैसे चार्ज शो होता है। चलिए, तो अब क्या होता है, इनमें से किसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और खुद को पॉजिटिव बना देने की? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इनका जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा। 3-3 था ना लिथियम का, है ना, बिल्कुल न्यूट्रल है। अब सपोज करो यहाँ लिथियम है, अब लिथियम ने नोबल गैस बनना है, या तो ये नियॉन की तरह बन जाए या तो ये पीछे वाले नोबल गैस हीलियम की तरह बन जाए। तो नियरेस्ट कौन है इसके? हीलियम के जैसे बनना आसान है इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन ही इसको गिव अप करना पड़ेगा, तो हीलियम की तरह बन जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला, समझ गए, है ना। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन गिव अप करना इजी है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दैट मीन्स लूज कर देता है, -1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा, वो शो हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, 2 प्रोटॉन बच जाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, तो यहाँ 2 पॉजिटिव शो हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलो ये तो बात की बातें हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे लिथियम के लिए आसानी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इसलिए हम इसको, और ये लूज करके एकदम पॉजिटिव बन जाता है एकदम से, है ना, यानी कि इसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा बन गया? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ। वहीं अगर हम फ्लोरीन की बात करें, चलो ठीक है, फ्लोरीन आपका 9 है, नियॉन 10 है, ठीक है। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसको बनना है 10, यानी कि इसके पास प्रोटॉन 9 है, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसी है, हमेशा याद रखना मैं बोल रही हूँ न्यूट्रल स्पीसी है ना। अब इसको, इसके सबसे नजदीक वाली नोबल गैस कौन सी है? नियॉन। तो नियॉन बनना आसान है इसके लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन फटाफट से गेन कर लेगा,
ठीक है, और ये नियॉन की तरह 10 इलेक्ट्रॉन वाला बन जाएगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइजेशन करवा देंगे, यानी कि चार्ज नहीं शो होगा, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव चार्ज शो हो जाएगा, तो -1। समझ रहे हो? तो इसकी टेंडेंसी क्या है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन करके कैसा बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका नेचर है, बट इसको हम इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में काउंट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो लिथियम जो है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन जाएंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बन जाएंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? अब यहां पे पूछा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ये सेंटेंस लिख लेते हैं यहां, है ना? जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग को माफ करना। ठीक है चलो, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लूज होगा, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना? ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो आता है आपका एटॉमिक साइज का। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम जब भी डिसाइड करेंगे ना, सबसे पहले एटॉमिक साइज देखेंगे, और एटॉमिक साइज ही इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो वे करता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि नए नए शेल्स ऐड हो रहे हैं, है ना? ठीक है, और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है ना? इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घुस रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से वो और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। तो याद रखना, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज कर रहा है। ये दोनों फैक्टर ही डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब मुझे बताओ, इन सब में से ज्यादा बड़ा साइज किसका है? जो नीचे नीचे है ना? हमारे पास कौन कौन से बोले हैं इन्होंने पूछा है बेरियम के बारे में, दैट इज दिस, है ना? और रुबीडियम के बारे में दिस, सोडियम के बारे में, और सीजियम ये। अब देखो, मैंने कहा जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा वो ज्यादा इजीली छोड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन। जिसका एटॉमिक साइज अब इतना बड़ा है उसके सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक है, तो ये इजीली चला जाएगा। तो जिसका साइज जितना बड़ा होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अब साइज बढ़ता है नीचे की साइड को, तो ये दोनों, इन दोनों में से एक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। समझ रहे हो? तो एटॉमिक साइज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को के, है ना? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। ओके, लैंग्वेज में भी दिक्कत आ रही है अब, है ना? पॉजिटिविटी, ठीक है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इन दोनों का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा लग रहा है। बट अब अक्रॉस द पीरियड भी तो पता होना चाहिए, ये क्योंकि ये एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं। तो अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मैंने कहा साइज थोड़ा श्रिंक होता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। ठीक है, तो बेरियम मतलब थोड़ा सा छोटा होगा एज कंपेयर टू सीजियम। इसका मतलब एटॉमिक साइज सबसे बड़ा किसका है? एटॉमिक साइज सबसे बड़ा कौन सा कलर यूज करें? सीजियम का है ना? तो इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा एटॉमिक साइज सीजियम का है इन सब में से जो यहां लिखे हैं, और इसलिए उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होगी, विच इज वाई आवर आंसर विल बी सीजियम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एक और टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया आसानी से, है ना? तो सीजियम हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यह आपका आंसर है वही, है ना? विच इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड। इसमें देखो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। एंथ्रासीन अगर आप देखो तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक बेंजीन रिंग होती है, उसको आप 3 बार बना दो, ठीक है, ऐसे सर्कल लगा दो। कौन बैठे? डबल बॉन्ड्स ऑन ऑल्टरनेट पोजीशंस। ठीक है, डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे। अगर आपने ये नहीं लगाना है, आपने डबल बॉन्ड्स लगाने हैं, तो आप कुछ ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एंथ्रासीन हो गया,
है ना। एंथ्रासीन हो गया, फिर पायरोल हो गया, इनके कुछ एक के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। ये होता है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ H है, ठीक है। तो ये पायरोल रिंग है, सारे आपको रिंग वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना। फिनोल की बात करो, फिनोल तो आपको पता है बेंजीन में OH लगा दो, ठीक है। इसी की जगह अगर आप टॉलुइन की बात करो, है ना, तो टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बस फिनोल में OH की जगह, बेंजीन में OH की जगह CH3 लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिंग वाले स्ट्रक्चर, जहां पे बेंजीन रिंग दिख रही है या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो इसका आंसर नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है ये। आइसोब्यूटाइलिन, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है भाई? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कैसे होगा? अब कंफ्यूजन यहाँ किससे होता है, आइसोब्यूटाइलिन बोल दिया, कॉमन नेम बता दिया। अगर आपको आयुपैक नेम दे दे तो वो तो आप इजीली कर लोगे, बट यहाँ पे इन्होंने कॉमन नेम दे दिया है, आइसोब्यूटाइलिन। तो जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो आइसो वर्ड यूज होता है, नियो वर्ड यूज होता है। जब आइसो वर्ड यूज होता है दैट मीन्स सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपका CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ब्यूटाइलिन, कॉमन नेम में जब ब्यूटाइल बोला, 4 कार्बन बोला, वो ऐसे नहीं होते हैं जैसे आयुपैक में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन नेम में मतलब होता है ओवरऑल 4 कार्बन है, बट उनकी पोजीशनिंग कैसे है, आइसो फॉर्म में। आइसो मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH3 है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो, और साथ में ईन लिखा है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ ले लो या इधर ले लो, इधर ले लो, एक ही बात है। तो दिस इज CH2 CH3 CH3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, है ना। तो इसका आयुपैक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। अब इसी की जगह अगर नियोपेंटीन होता तो वो कैसे करते आप, नियो वर्ड बोला है दैट मीन्स, और पेंट बोला है 5 कार्बन होगा, ये बीच वाला कार्बन जो है उसके चारों ओर कार्बन कार्बन है, नियोपेंटीन, है ना, यानी नियोपेंटेन ही बोलो, ठीक है, नॉट पेंटीन। ईन होगा तो बस डबल बॉन्ड लगा लेना एक साइड, ठीक है। बाकी नियोपेंटेन, समझ के, इस तरीके से नियो और आइसो का टर्म समझ के, मतलब समझ के, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे विच इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड इज आइसोब्यूटाइलिन, इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसी तरीके से प्यूरिन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी देख लेना, वो भी रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको प्यूरिन बताऊं, प्यूरिन बना देते हैं फटाफट से, बस एक बार देख कर रखो। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे NH होगा, दिस विल बी N, ठीक है। ये आपका प्यूरिन बन गया। बस प्यूरिन में ही ये पिरिमिडीन रिंग ये होती है, तो घबराना नहीं है, पिरिमिडीन बोले प्यूरिन बोले रिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये वाले इमिडाजोल रिंग है, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, आपको एक बार देखने ज़रूर पड़ेंगे, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेना इन स्ट्रक्चर्स को, प्यूरिन भी रिंग वाला स्ट्रक्चर है, पिरिमिडीन भी रिंग वाला स्ट्रक्चर है ना। और जो आपके पायरोल है, एंथ्रासीन, अच्छा नेफ्थलीन, 2 रिंग होती हैं इसमें बेंजीन की, दैट इज़ योर नेफ्थलीन, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ एक स्ट्रक्चर्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आज भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड देख लिए, कंसंट्रेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छा था, वो आपको बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में कंसंट्रेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मोल कंसेप्ट और कंसंट्रेशन को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, भूलना नहीं आपने, अगर आपको डिटेल्ड कोर्स चाहिए, डिटेल्ड क्लासेस चाहिए, तो आपने HP एग्जाम अफेयर्स के नाम से एक ऐप है हमारी, उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके HP एग्जाम अफेयर्स, है ना। और आपको जो नंबर है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर दे रखा होगा, वहाँ पे जाके आपने अगर इंक्वायरी करनी है हमारे लाइव कोर्सेज के लिए तो आप इंक्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो आगे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक सारे PYQs खत्म ना हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।